हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड गाइस, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं JN68 के बारे में। जब से वो लॉन्च हुआ है तब से तो यार लगभग इन्फर्नेट पे गालियों की बरसात हो रही है कि यार क्या यार इन्फर्नेट इतना कमज़ोर कैसे हो गया। सीनो रीजन में तो इतना पावरफुल था, अचानक से इतना कमज़ोर। इसका एटीट्यूड, इसकी पावर, सब कुछ बदल गया। भाई इससे बढ़िया तो यही रहता कि पोकेमॉन जर्नीज में इसका अपीयरेंस होता ही नहीं। वेल गाइज, ऐसे काफ़ी सारे सवाल आए हैं सबके मन में जब से इन्फर्नेप काफ़ी कमज़ोर दिखा है JN68 में। और सही कहूँ तो मैं तो इससे बिल्कुल भी हैरान नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लग ही रहा था कि ऐसा कुछ होने वाला है। इन्फर्नेप काफ़ी कमज़ोर दिखा, लेकिन क्या सच में ये बात सही है? वेल, इन्फर्नेप कमज़ोर था कि नहीं तो मैं आगे चल के एक्सप्लेन करूंगा, बट फिलहाल के लिए वीडियो में सबसे पहले मैं ये एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि इन्फर्नेप आखिर इतना कमज़ोर क्यों था एंड लोग उसे इतना कमज़ोर क्यों समझ बैठे हैं। और हाँ, इस वीडियो में जो कुछ भी कहने वाला हूँ वो एक तरह से पूरे एपिसोड का एनालिसिस करके है। एंड यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, एंड चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर लेना ऐसी पोकेमॉन की वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए फिर आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इन्फर्नेप आखिर इतना कमज़ोर कैसे हो गया। वेल, इन्फर्नेप कमज़ोर दिखा है मोल्ट्रेस की बैटल में, जब से वो मोल्ट्रेस से बुरी तरह से डोमिनेट हो गया, या फिर मैं यूँ कहूँ पिट गया। गाइस, इन्फर्नेप और मोल्ट्रेस की बैटल कुछ इस तरह से हुई थी। जहाँ मोल्ट्रेस आया तो इन्फर्नेप ने उस पर एक फ्लेम थ्रोअर दे मारा, अ डायरेक्ट हिट, लेकिन मोल्ट्रेस को कुछ भी नहीं हुआ। इनफैक्ट वो तो अपनी जगह से हिला भी नहीं। ऐसा शायद इसलिए हो सकता है कि मोल्ट्रेस क्योंकि फायर को कंट्रोल कर सकता है तो उस पर इसीलिए इन्फर्नेप की फ्लेम थ्रोअर का असर नहीं हुआ। बट अभी तो इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अभी मैं इसके बारे में कंफर्म नहीं हूँ कि सच में मोल्ट्रेस की इस पावर से उस पर फ्लेम थ्रोअर का असर नहीं हुआ था या फिर कुछ और। उसके बाद मोल्ट्रेस ने भी एक फ्लेम थ्रोअर हिट किया, जो कि इन्फर्नेप पे नहीं बल्कि आसपास की चीज़ों पे था। इन्फर्नेप ने उसके बाद मार्क पंच यूज़ किया और ऊपर गया मोल्ट्रेस पे भी एक मार्क पंच यूज़ करने, लेकिन मोल्ट्रेस ने किसी तरह डॉज किया और उसे नीचे पटक दिया। पहले इस समय इन्फर्नेप को कुछ भी नहीं हुआ था, वो अपने पैरों पर ही खड़ा हो गया। उसके बाद यहाँ पे मोल्ट्रेस ने एयर स्लैश इस्तेमाल किया था और उसके बाद यहाँ पे इन्फर्नेप ने फ्लेम वेल। और जब एयर स्लैश एंड फ्लेम वेल आपस में टकराए, कसम से भाई ये सीन तो देखकर अब मैं क्या ही बोलूँ इसके बारे में। इन्फर्नेप का फ्लेम व्हील बिल्कुल भी काम नहीं किया और इन्फर्नेप काफ़ी दूर जाके गिरा एयर स्लैश लगने के कारण। और ऐसा देखने में भी लग रहा था कि सच में इस बार इन्फर्नेप को चोट लगी है। और बस यहीं तक थी मोल्ट्रेस एंड इन्फर्नेप की बैटल। उसके बाद मोल्ट्रेस गैरी के ब्लास्टॉयस से लड़ने लगा था। सो देखा जाए तो हाँ, ये बात तो है कि इन्फर्नेप नॉकआउट नहीं हुआ था, लेकिन सच में बहुत ख़राब परफॉर्मेंस दिया। सीनो लीग के मुकाबले तो सच में बहुत ख़राब था। सो अब बेसिकली बात करते हैं कि असल में ऐसा इन्फर्नेप के साथ कैसे हो गया, वो इतना कमज़ोर कैसे हो गया। वेल गाइस, सबसे पहले देखा जाए तो सीनो लीग में इन्फर्नेप काफ़ी सीरियस रहता था, जबकि यहाँ पे गैलार रीजन में तो भाई उसमें सीरियस का एस भी नहीं था। वो बिल्कुल मतलब बंदरों वाली हरकत कर रहा था, कूद फांग करना, पेड़ों पर लटकना वगैरह वगैरह। एंड उसका एटीट्यूड भी कुछ टोटोडाइल जैसा हो गया था। सो देखा जाए तो अब इन्फर्नेप के अंदर वो बात नहीं थी कि भाई मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आई तो मैं चीर कर रख दूंगा। वो सब उसके अंदर उतना मोटिवेशन इस बार नहीं था, इसलिए शायद इन्फर्नेप इतना कमज़ोर रह गया। बट गाइज, ये सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है। अगर मैं रियल रीज़न बताऊं जो कि मुझे एपिसोड को देखकर लगता है, वो बेसिकली है स्क्रीन टाइम का प्रॉब्लम। अब देखा जाए तो इन्फर्नेप यहाँ पे नॉकआउट नहीं हुआ था। इवन जब एयर स्लैश लगा तो इन्फर्नेप को चोट लगी, बट हम ऐसा नहीं कह सकते कि एक ही अटैक में उसकी 70 to 80% एचपी कम हो गई थी, क्योंकि अगर ऐसा होता तो उसकी ब्लेज ऑन हो जाती है। क्योंकि अगर इन्फर्नेप की 70 to 80% एचपी कभी भी कम होती है तो उसकी ब्लेज ऑन हो जाती है। इनफैक्ट सही बताऊँ तो इन्फर्नेप काफ़ी जल्दी रिकवर भी कर गया था। अगर आपने देखा है तो उसके सिर्फ चेहरे पे स्क्रैचेस थे एंड उसके बाद काफ़ी जल्दी वो स्क्रैचेस हट भी गए थे। और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे इन्फर्नेप की 10 to 15% एचपी भी कम हुई होगी, क्योंकि भाई खुद सोचो, अगर ऐसा होता तो कम से कम यहाँ पे इन्फर्नेप नीचे गिर जाता, एटलीस्ट अपने घुटनों पर तो आ ही जाता। बट इन्फर्नेप वाज स्टिल स्टैंडिंग ऑन हिज फीट। सीनो लीग में हमने ये बात काफ़ी अच्छे से देखी थी कि किस तरह इन्फर्नेप का अगर कोई ऐसा अटैक लग जाए जो कि उसकी 10 to 15% एचपी एक ही बार में कम कर देता है तो वो नीचे गिर जाता है। बट इस बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था। इनफैक्ट वो अपने घुटनों पे भी नहीं आया। सो या गाइस, ये तो कंफर्म है कि एयर स्लैश से इन्फर्नेप को उतना डैमेज नहीं हुआ था, जिसका मतलब है कि रीज़न कुछ और इन्फर्नेप के वीक होने के पीछे है। और जिस रीज़न की मुझे सबसे ज़्यादा चांस लगते हैं वो है स्क्रीन टाइम का। गाइज, अगर आपने देखा है तो यहाँ पे इन्फर्नेप को एयर स्लैश से उतना डैमेज नहीं हुआ था। इनफैक्ट वो काफ़ी जल्दी हील भी हो गया था। लेकिन बात असल में ये है कि एयर स्लैश लगने के बाद इन्फर्नेप को स्क्रीन टाइम मिला ही नहीं। आई मीन उसे बैटल करने का मौका मिला ही नहीं था। पूरा स्क्रीन टाइम उसके बाद गैरी के ब्लास्टॉयस को मिल गया। इन्फर्नेप इसीलिए यहाँ पे मेकअप भी नहीं कर पाया मार खाने के बाद, बिकॉज देयर इज़ नो डाउट कि इन्फर्नेप और आगे लड़ सकता था। लेकिन गाइज, मुझे ये भी रीज़न उतना बड़ा रीज़न नहीं लगा था जिसके कारण मैं इन्फर्नेप को कमज़ोर कह सकूँ। अब जो मैं कहने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना। ये थर्ड रीज़न है एंड ये काफ़ी बड़ा रीज़न हो सकता है। इन्फर्नेप सिर्फ मोल्ट्रेस के सामने कमज़ोर दिखा है एंड इसीलिए लोग सिर्फ और सिर्फ मोल्ट्रेस की बैटल को ही जज करके उसे देख रहे हैं। बट काफ़ी लोगों ने इन्फर्नेप की बैक स्टोरी को देखा ही नहीं कि असल में उस एपिसोड में इन्फर्नेप के बारे में बताया क्या गया था। गाइज, अगर मैं शॉर्ट में इन्फर्नेप की स्टोरी एक्सप्लेन करूँ कि इस एपिसोड में इन्फर्नेप के बारे में क्या बताया गया। सो गाइज, बेसिकली इन्फर्नेप के बारे में सबसे पहले प्रोफेसर रोक ने कहा कि उसने चार्जार्ड से फाइट की, उसके बाद कोयलावा से ही फाइट की, और उसके बाद पिगनाइट एंड टैलनफ्लेम से भी। और उसके बाद गो ने ये बात नोटिस की कि वो सिर्फ और सिर्फ फायर टाइप से ही लड़ रहा है। और जब गैरी को ऐश ने इसके बारे में बताया था तो गैरी का कहना था कि हाँ, मैंने इन्फर्नेप को देखा था सीनो लीग में
एंड इन्फर्नेप तब से ही ट्रेनिंग कर रहा है, वो एक समय के लिए भी रुका नहीं है। उसकी एफर्ट्स एक तरह से स्ट्रॉन्गर बनने के लिए कि मैं और स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ, और इसलिए वो मोल्ट्रेस की तलाश में निकला है। अब गाइज अगर मैं अपना ओपिनियन बताऊँ, जो कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा था कि क्या सच में इन्फर्नेप वीक था या नहीं, सो मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं सही कहूँ तो मुझे नहीं लगा कि इन्फर्नेप वीक था। इनफैक्ट मेरे अकॉर्डिंग इन्फर्नेप वॉज स्ट्रॉन्गर देन एवर इन दिस एपिसोड, क्योंकि अगर उसकी बैक स्टोरी को पूरी अच्छी तरह से समझ लें तो उसकी बैक स्टोरी में ये बात समझ में अच्छे से आ जाती है कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट फायर टाइप पोकेमॉन बनना चाहता था, जिसके लिए उसने चार्जार्ड से बैटल की, पिग्नाइट से भी, ऐश के सारे फायर टाइप से बैटल की और उसके बाद मोल्ट्रेस से बैटल करने चला गया। सो गाइस अगर देखा जाए तो जहाँ तक मुझे लगता है, अगर इससे हम ठीक से देखें देन मेरे अकॉर्डिंग शायद से इन्फर्नेप ने ऐश के सारे फायर टाइप्स को हरा दिया है एंड इसीलिए वो मोल्ट्रेस की तलाश में गया था। क्योंकि एपिसोड में ये बात तो पूरी तरह से क्लियर हो गई थी कि इन्फर्नेप एक वर्दी ओपोनेंट की तलाश कर रहा है स्ट्रॉन्गर बनने के लिए, ताकि वो और स्ट्रॉन्ग फायर टाइप पोकेमॉन बन सके, एंड मोल्ट्रेस उसका आइडल था। और गैस इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि इन्फर्नेप ने ऐश के सारे फायर टाइप्स को हरा दिया, क्योंकि वो मोल्ट्रेस की तलाश में निकला था। क्योंकि अगर इन्फर्नेप एक भी फायर टाइप से हारा होता, सपोज किसी से भी हार गया, देन वो कितना जिद्दी है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, एंड जब तक वो उसे जीत नहीं जाता वो रुकता नहीं, वो उसके पीछे ही पड़ा रहता अभी तक। लेकिन अगर वो लेजेंडरी पोकेमॉन मोल्ट्रेस की तरफ गया तो इसका मतलब मुझे यही लगता है कि शायद से उसने ऐश के सारे फायर टाइप्स को हरा दिया होगा, तभी वो मोल्ट्रेस से लड़ने के लिए चला गया। और मोल्ट्रेस उसका आइडल बन चुका था, क्योंकि ये बात गैरी ने भी कही थी कि मोल्ट्रेस ने फाइनली इन्फर्नेप का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। सो गाइस देखा जाए तो ये बस एक पॉसिबिलिटी है, मैं इसके बारे में कंफर्म नहीं हूँ, ये बस एक तरह से मेरी एक प्रेडिक्शन मान सकते हो। सो इसीलिए मेरे अकॉर्डिंग शायद इन्फर्नेप इस एपिसोड में पहले से ज़्यादा ताकतवर था। काफ़ी सारे लोगों का कहना हो कि भाई अगर इतना ताकतवर था तो मोल्ट्रेस से पिट कैसे गया। वेल गाइस सही बताऊं तो मुझे भी इसके बारे में डाउट था एंड मैंने काफ़ी देर तक इसका आंसर ढूंढने की कोशिश की, एंड जो माइनर रीजंस है वो तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। अब मैं आपको सबसे बड़ा मेजर रीज़न बताता हूँ कि आखिर यहाँ पे इन्फर्नेप मोल्ट्रेस के सामने इतना कमज़ोर कैसे हो गया। इसका एक ही रीज़न है, बिल्डअप। पोकेमॉन कंपनी ने मोल्ट्रेस को कुछ ज़्यादा ही बिल्डअप दे दिया था, एंड इसके बाद अगर वो एक सिंगल पोकेमॉन से उसे टक्कर दिलवा देते या फिर हरवा देते देन इसमें कोई सेंस ही नहीं बनता। क्योंकि गाइस पूरे एपिसोड में हमने ये देखा है कि इन्फर्नेप एक वर्दी ओपोनेंट की तलाश कर रहा है एंड इन्फर्नेप का आइडल मोल्ट्रेस है, मतलब एक तरह से इन्फर्नेप की इंस्पिरेशन मोल्ट्रेस बन गया। एंड इतना बिल्डअप देने के बाद मुझे तो नहीं लगता कि पोकेमॉन कंपनी अफोर्ड कर सकती थी कि एक ही पोकेमॉन से उसे टक्कर दिलवा दे। लाइक अगर आपने एंटर द ड्रैगनाइट वाला एपिसोड देखा है तो उससे पहले ड्रैगनाइट को काफ़ी ज़्यादा बिल्डअप दे दिया गया था, जिसके कारण चार्जार्ड भी हार गया, टॉरस भी हार गया, स्कॉटल भी हार गया। म्यूटू स्ट्राइक्स बैक में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। म्यूटू को एक तरह से वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन बोला गया एंड काफ़ी बार यही जताया गया, और इसके बाद वो म्यू से उसे टक्कर दिलवा देते हैं। अगर वो म्यू से उसे हरवा देते तो इसमें सच में कोई सेंस नहीं बनता। एंड ठीक इसी तरह देखा जाए तो मोल्ट्रेस एक तरह से इन्फर्नेप का इंस्पिरेशन बन चुका था एंड पूरा आइडल ही बना दिया उन्होंने मोल्ट्रेस को। सो इतना सब कुछ करने के बाद अगर वो मोल्ट्रेस को इन्फर्नेप से टक्कर दिलवा देते काफ़ी आसानी से, देन इसमें सच में कोई सेंस नहीं बनता। अब काफ़ी लोगों का कहना हो कि भाई गैरी के ब्लास्टॉयस ने इतनी अच्छी टक्कर कैसे दे दी। वेल गाइस इसका एक ही रीज़न है और मैं पहले ही बता चुका हूँ कि उसे स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा मिल गया था। इसमें मुझे कोई डाउट नहीं था कि अगर इन्फर्नेप को एक और मौका मिलता लड़ने का देन वो रिकवरी कर सकता था, बट ये भी होना पॉसिबल नहीं था। असल में ये एक टीम बैटल थी और ऐश, गैरी एंड गो तीनों को मिलके लड़ना था, एंड दैट्स वाई स्क्रीन टाइम थोड़ा थोड़ा बट गया, जिसमें सबसे ज़्यादा स्क्रीन टाइम ब्लास्टॉयस को मिल गया था। और भाई अगर सही बताऊं तो ये तो हुए वो रीजंस जो कि सच में मुझे लगता है काफ़ी एक्यूरेट हैं। मैं अपना पर्सनल रीज़न बताऊं तो मुझे तो यही लगा भाई वो मोल्ट्रेस ही कुछ ज़्यादा ताकतवर था। लाइक खुद सोचो, उसने गैरी के ब्लास्टॉयस का 5 हाइड्रोपम सह लिया वीक होने के बावजूद भी, और तो और उसने थंडर बोल्ट भी सहा इलेक्ट्रिव आयरन पिकाचू का, और उसके बाद भी हारा नहीं। एंड अगर सही बताऊं तो मोल्ट्रेस कुछ ज़्यादा ताकतवर था। इसके पीछे एक और रीज़न है कि असल में वो एक वाइल्ड लेजेंडरी पोकेमॉन था, किसी ट्रेनर के पास नहीं था। क्योंकि कोई भी लेजेंडरी पोकेमॉन अगर किसी ट्रेनर के पास आ जाए तो ऑब्वियसली उसकी पावर कम हो जाती है। नॉन लेजेंडरी एंड लेजेंडरी में सबसे बड़ा फर्क यही है कि नॉन लेजेंडरी ट्रेनर के साथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनते हैं और लेजेंडरीज वाइल्ड में, कुछ नल्ले पोकेमॉन्स को छोड़कर। पहले अगर देखा जाए तो अगर आपको याद हो तो चार्जार्ड ने आर्टिकुनो को हरा दिया था, बट सही बताऊं तो वो सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल सा लेजेंडरी पोकेमॉन था, वो भी एक ट्रेनर के पास। आप खुद बताइए क्या चार्जार्ड उस आर्टिकुनो को हरा सकता है जो कि पोकेमॉन द मूवी 2000 में अपेयर हुआ है? ऑफ कोर्स नॉट। इनफैक्ट अगर हम चार्जार्ड के साथ साथ इन्फर्नेप एंड ड्रैगनाइट को भी डाल दें तब भी वो आर्टिकुनो हारेगा नहीं। उसके आइस बीम ने तो लुया तक को काफी चोट पहुंचा दी थी। इसका एक और एग्जांपल ले सकते हो टोबायस के डार्कराय का। डार्कराय को यहाँ पे सेप्टाइल ने हरा दिया, लेकिन क्या सेप्टाइल में इतनी ताकत है कि उस डार्कराय को हरा दे जो कि द राइज ऑफ डार्कराय वाली मूवी में अपेयर हुआ है? भाई सेप्टाइल क्या, अगर हम ऐश के सारे पोकेमॉन्स को भी डाल देना तब भी वो उस डार्कराय को नहीं हरा पाएंगे। उसने तो डियाल्गा एंड पाल्किया तक को लड़ने से ऑलमोस्ट रोक लिया था। सो इसके ये भी रीजन हो सकता है कि मोल्ट्रेस असल में एक वाइल्ड लेजेंडरी था, एंड इसीलिए मेरे अकॉर्डिंग कोई उसके सामने कमज़ोर नहीं था। असल में वो मोल्ट्रेस से कुछ ज़्यादा ताकतवर निकला, और उसके ताकतवर होने के पीछे दो मेजर रीजंस जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। एक है वाइल्ड लेजेंडरी होने का और दूसरा इतना अच्छा बिल्डअप मिल जाने का। लेकिन हाँ गाइस, मैं अभी भी अपने एक पॉइंट के बारे में कंफर्म नहीं हूँ, वो है कि ऐश के इन्फर्नेप ने उसके सारे के सारे फायर टाइप पोकेमॉन को हरा दिया होगा। आई मीन ऐश के सारे फायर टाइप पोकेमॉन को,
क्योंकि यहाँ पे जब चार्जार्ड से बैटल करने वाला सीक्वेंस आया था तो प्रोफेसर ओक ने कहा था इट गॉट ड्रंक आफ्टर फाइटिंग विद चार्जार्ड। अब इस ड्रंक वर्ड से 3 पॉसिबिलिटीज़ निकल सकती हैं। सबसे पहला, या तो उसने चार्जार्ड को हरा दिया होगा जिसके बाद वो फायर टाइप्स को हराने के लिए पागल हो बैठा, या फिर वो चार्जार्ड से बहुत बुरी तरह से पिट गया होगा जिसके कारण वो और स्ट्रॉन्ग फायर टाइप पोकेमॉन बनना चाहता था, या फिर उसने चार्जार्ड जैसे स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट का सामना किया और उसके बाद टक्कर दी जिसके कारण उसे एक तरह से चस्का लग गया फायर टाइप पोकेमॉन्स को हराने का या फिर उनसे लड़ने का। एंड गाइस मैं ये 3 पॉसिबिलिटीज़ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब इन्फर्नेप का एटीट्यूड बदल चुका है, कुछ टोटोडाइल जैसा हो गया। वरना अगर देखा जाए तो वो मोल्ट्रेस से लड़ने गया था तो इसका मतलब मुझे यही लगता है कि उसने ऐश के सारे फायर टाइप्स को हरा दिया होगा, लेकिन उसका एटीट्यूड बदल चुका है, अब वो पहले की तरह जिद्दी नहीं रहा। सो यस, मैं पूरा कंफर्म होकर नहीं कह सकता कि उसने ऐश के सारे फायर टाइप्स को हरा दिया और उसी के बाद यहाँ पे मोल्ट्रेस से लड़ने के लिए गया होगा। सो ये अगर इन तीनों पॉसिबिलिटीज़ के चांस हैं। अगर इन्फर्नेप का एटीट्यूड चेंज नहीं हुआ होता देन मैं इसके बारे में ऑलमोस्ट कंफर्म था कि सिर्फ पॉसिबिलिटी 1 के ही चांस हो सकते हैं, लेकिन इन्फर्नेप का एटीट्यूड चेंज होने की वजह से मुझे लगता है कि तीनों पॉसिबिलिटीज़ के चांस हो सकते हैं। सो इसीलिए मैं अभी तो किसी के बारे में कंफर्म नहीं हो सकता, बट फिर भी पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि पॉसिबिलिटी 1 के ही थोड़े ज़्यादा चांस हैं। लेकिन अभी के लिए तो कुछ कंफर्मेशन नहीं दे सकता, इसलिए अभी सबका 50-50 रखते हैं। सो या गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप अच्छे से समझ गए कि असल में इन्फर्नेप वीक था या नहीं, एंड अगर वीक था तो असल में वो क्यों वीक हुआ था। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, एंड चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर लेना ऐसी वीडियोस देखने के लिए, एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि मैं कभी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।